अर्जुन है। जब आप एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो जो आपका ओरिजिनल नाम है उसी से ही आपको लॉगिन करना है, ताकि मैं नाम से बुला सकूं और ऐसे लोग जो निकनेम से लॉगिन करेंगे उनको हटा देंगे क्लास से। देखो इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे हैं और दोनों के दोनों टॉपिक ही ज्योग्राफी के हैं, लेकिन फिर भी अपन पढ़ते हैं अपने हिसाब से। ज्योग्राफी में इनको बहुत डिटेल से पढ़ोगे आप, है ना, और ये बड़ा सवाल अपने आता है। ज्योग्राफी में कभी ये सवाल नहीं आता, पढ़ना कहाँ से, ज्योग्राफी से, और हो सकता है कभी आया हो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल में तो ये हर बार पूछा जाएगा दोनों के दोनों सवाल। एक तो पढ़ेंगे अपन हरित क्रांति और दूसरा पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। उधर नीली पीली सारी क्रांतियां पढ़नी है, अपने 2 ही है, एक तो हरित और एक श्वेत। 4 नंबर का सवाल है, अभी की अभी इसको तैयार करना है। हरित क्रांति, ठीक है। जनक कौन थे इसके? 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने बहुत डिटेल से। नंदिनी कौन थे जनक? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। ये क्या है, इसके जनक हैं। ये चार्ट बना लेना आप ऐसे कैसे, ताकि अपने को ऐसे कैसे याद हो जाए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हरित क्रांति। जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। और इसमें क्या क्या किया गया? एक तो कीटनाशक अपनाए गए। क्या अपनाया गया? कीटनाशक, ठीक है। एक रासायनिक खाद अपनाया गया। सर रासायनिक साफ नहीं दिख रहा। बेटा ये हो जाएगा स्टेबल, आपके नेट की प्रॉब्लम है, 1 आधी मिनट में ये क्लियर हो जाएगा ना। और अगर नहीं हो तो फिर बताना। हम क्या पढ़ रहे हैं? हरित क्रांति। जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। इसमें क्या क्या अपनाए? कीटनाशक अपनाए, रासायनिक सर खाद कुछ अपनाए। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर। चलो इसको यहां से हटाओ, इधर लिखते हैं। अब ये क्लियर दिख रहा है? यस सर सर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो नहीं चल रहा। ठीक है बेटा, अब देखना। ये वाला, यस सर। यस सर। ठीक है। देखो क्या है, पहले इसको बैकग्राउंड जान लेते हैं हम लोग। ये आपको सवाल 2 तरीके से पूछेगा। पहला सवाल तो आएगा हरित क्रांति क्यों अपनाई गई। अपने सिलेबस में ये नहीं है क्या है क्या नहीं है, ये नहीं है। अपने को तो ये ध्यान रखना है कि हरित क्रांति आई क्यों, तो ये राजनीति का सवाल बनता है। दूसरा, हरित क्रांति के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, इसके जनक कौन है। ये 2 सवाल अपने को पढ़ने हैं और दोनों बहुत अच्छे से अभी के अभी याद हो जानी चाहिए, ताकि अपना क्लास का जो समय है वो सार्थक सिद्ध हो जाए। देखो हुआ क्या, आजाद भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? खाद्यान्न की थी। किसकी थी? खाद्यान्न की, यानी कि खाद्य पदार्थ की थी। समझ रहे हो मेरी बात, कि हमारे पास सबसे बड़ी जो समस्या थी वो भोजन की थी। तब आजादी के बाद। अब सवाल हमारे यहाँ उठा कि हम लोग किस प्रकार से खाद्यान्न सुरक्षा को पूरा कर पाएंगे, हम किस प्रकार का विकास करें कि हमारी खाद्य समस्या रुके जाए। आप जानते हैं हम वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, दुनिया में दूसरा नंबर है हमारा, किसमें? जनसंख्या में। ऐसे में आजाद भारत में सबसे बड़ा सवाल उठा कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो समस्या के समाधान 2 थे, एक तो स्थायी और एक था अस्थायी, ठीक है।
समाधान कितने थे? 2। एक समाधान तो कौन सा था? स्थायी। एक समाधान कौन सा था? अस्थायी। अस्थायी समस्या का समाधान तुरंत हो सकता था, तुरंत, इमीडिएटली। ये कैसा था? लंबा, एक दिन में नहीं हो सकता। आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको लंबी मीनिंग्स याद करनी पड़ेंगी, वोकेबुलरी तैयार करनी पड़ेगी, तब आगे जाके भविष्य में आप सीखेंगे। अस्थायी, कोई कुंजी ले आओ, टीप के उसमें कर दो, तुरंत काम हो जाएगा ना, यानी कि बाहर से लिया गया। हमने भी अस्थायी वाला समाधान ढूंढा, तुरंत वाला, क्योंकि खाद्यान्न कैसा चाहिए था? तुरंत। और हमने आयात किया। क्या किया? आयात, और वो भी क्या? खाद्यान्न। ठीक है बेटा, आयात करना हमने स्वीकार किया। कहां से? अमेरिका से। उस जमाने में 70 के दशक तक हमने क्या लिया? अमेरिका से गेहूं लिए। भारत की जो मोस्ट पॉपुलर जो खाने की चीजें हैं, गेहूं और चावल ही है। सबसे ज्यादा हम चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, है ना? तो गेहूं कहां से लिए हमने? अमेरिका से लिए। और ये गेहूं किस प्रकार के आते थे? लाल कलर के आते थे, कल भी मैंने बताया था, लाल कलर के गेहूं थे ये। आज आप देखो तो शायद खाओ ही नहीं, जानवर भी इसको अच्छे से नहीं खा सकता। लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश की इतनी बुरी स्थिति थी कि हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए मजबूरी में ये गेहूं हमें खरीदने पड़ते थे। चलो कोई बात नहीं, हमने आयात किया, दुनिया करती है, हमने कर लिया। अमेरिका ने दिया तो पैसे लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन ये क्या दे रहा था? एक प्रकार से अनुदान दे रहा था। यहाँ पर क्या दे रहा था? अनुदान, एक प्रकार से सहायता दे रहा था। अब आप जानते हो सहायता एक प्रकार की क्या होती है? चंदा टाइप होती है ना, कि हम आपको जीने के लिए एहसान कर रहे हैं, ले लो, इस तरीके का था। तो भारत पर इससे क्या बना? दबाव बना। क्या बना? दबाव। देखो पैसे देकर अगर कोई चीज खरीदे ना, तब तो मामला आता है, ठीक है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यदि आप कोई चीज किसी से लेते हैं तो पैसे देने के बावजूद भी आप पे प्रेशर होता है कि वो देने से मना तो नहीं कर देगा। अगर मना करता, सोच के देखो आप, अमेरिका उस जमाने में गेहूं के लिए मना कर दे तो सेकंड ऑप्शन बचता ही नहीं है ना? सोवियत संघ तो वैसे ही दिक्कत में था। ऐसा बाकी कोई देश था नहीं जो हमारी इच्छा पूर्ति कर सके, हमारी आवश्यकता पूरी कर सके। चीन से हमारी पहले से ही दुश्मनी थी जो पूर्ति कर सकता था। तो भारत बड़ी दुविधा में फंस जाता और भारत के सामने ऑप्शन नहीं होते। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते तो हम किस में आ जाते हैं? दबाव में आ जाते हैं। बेटा इतनी बात किसके समझ में नहीं आई? ये बात समझ में आई? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हरित क्रांति। ये क्या है? आजाद भारत में खाद्यान्न की समस्या को सॉर्ट आउट करने का काम किया। हमारे पास खाने की कमी थी, इसको हमें अच्छे से पता है कि जब देश आजाद हुआ तो देश में खाने की बहुत ज्यादा कमी थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, गरीब पिछड़ा भारत था। इस समस्या के कितने प्रकार के समाधान थे? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? स्थायी। दूसरा कौन सा? अस्थायी। हमने पहले कौन सा अपनाया? अस्थायी अपनाया। अस्थायी क्या था? तुरंत। और क्या कर ले हम लोग? आयात कर ले। हमने भी यही किया। कहां से किया? अमेरिका से किया। कौन से गेहूं लिए? लाल कलर के गेहूं लिए। अमेरिका में अनुदान के रूप में दे रहा था, यानी कि कुछ तो पैसे और कुछ गिफ्ट। इस अनुदान में हम क्या आ गए? दबाव में आ गए। अमेरिका यहां से हमारे पर क्या रखने लग गया? शर्त रखने लग गया। अमेरिका ने क्या रख दी? शर्तें। क्या कहा? यदि भारत को गेहूं लेना है तो क्या अपनाना पड़ेगा? पूंजीवाद। क्या अपनाना पड़ेगा? पूंजीवाद अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भारत से करना चाहता था। वो ध्रुवीकरण की, शीत युद्ध में जो वर्चस्व चल रहा था ना विश्व का, उस वर्चस्व को बढ़ाने की पूर्ति भारत से भी करना चाहता था कि भारत कौन से खेमे में शामिल हो जाए? पूंजीवादी खेमे में शामिल हो जाए। खेमे कितने थे भाई शीत युद्ध में? शीत युद्ध में दुनिया कितने भागों में थी? 2। कौन कौन से? साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवादी और पूंजीवादी। और अमेरिका कहाँ था?
पूंजीवाद में। अमेरिका यही पूंजीवाद। चाहता था कि इस गेहूं के दबाव में आकर भारत किस में आ जाए, पूंजीवाद में आ जाए, क्योंकि भारत वैसे तो आ नहीं रहा था। अगला बिंदु पढ़ेंगे हम, नाम, गुटनिरपेक्षता, नॉन अलायंस मेंबर, है ना, उसमें ये डिटेल से हम पढ़ेंगे कि भारत क्यों नहीं जा रहा था। और अब भारत के लिए खाई का सामना करना हो गया कि या तो आप पूंजीवाद में चले जाओ, और अगर पूंजीवाद में नहीं जाते हो तो भूखे मर जाओ, और अगर भूखे नहीं मरना चाहते हो तो पूंजीवाद लाल गेहूं अगर लेने हैं तो अमेरिका का साथ आपको देना पड़ेगा। अब भारत दुविधा में फंस गया कि अस्थायी तो चक्कर में फंस गया, अस्थायी तो मामला हो गया गड़बड़। तो भारत ने इसको तो छोड़ा और समाधान कौन सा पकड़ा, स्थायी। और स्थायी समाधान क्या था, हरित क्रांति। इतनी बात समझ में आई बेटा? अब अगर सवाल पूछ ले आपसे कि भारत के कदम हरित क्रांति की तरफ क्यों बढ़े, तो ये समस्या थी। खाद्यान्न नहीं है, आयात बढ़ रहा था, विदेशी मुद्रा है नहीं, अनुदान के बदले क्या मांग रहा था, भारत को पूंजीवाद में शामिल करना। क्या बना रहा था अमेरिका, दबाव क्या लागू करना चाह रहा था, शर्तें कहाँ करना चाह रहा था, भारत पर। लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं था। भारत ने लाल गेहूं के लिए मना कर दिया कि हमें गेहूं नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपकी शर्तों मानकर गेहूं नहीं खरीदना चाहते, या आप जो हमें गिफ्ट दे रहे हैं मना कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारा रास्ता अपने आप देखे लेंगे। जैसे ये बात कही, अब भारत के सामने कुआं और खाई वाला ऑप्शन हो गया कि यदि अगर मना कर दिया और हम गेहूं की व्यवस्था नहीं कर पाए तो देश वाले मार देंगे, और अगर गेहूं की व्यवस्था हो गई तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा लाएंगे कहां से, अपने यहाँ तो इतना गेहूं होता नहीं है। ऐसे में क्या लेकर आए, हरित क्रांति। कौन लेकर आए, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। देखो भाई, इसको अच्छे से समझ लेना, सवाल आएगा एक एक लाइन पूछा जाएगा। जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखना है। हरित क्रांति के जनक कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने कहा भारत में दो प्रकार के किसान हैं। किसान कितने प्रकार के, दो। एक तो कौन सा, ए नंबर का, गरीब, और दूसरा कौन सा, संपन्न। किसान कितने प्रकार के हैं भारत में, दो प्रकार के। एक तो कौन से, गरीब वाले, एक कौन से, संपन्न वाले। अभी तक भारत की पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी को हम और क्या कहते हैं, नीति, पॉलिसी। किससे, हरित क्रांति से पहले, हरित क्रांति से पहले क्या थी नीति, कि वो सहायता देती थी, सहायता देती थी। किसको, सभी को, जितने भी किसान थे उनको क्या देती थी, सहायता देती थी कि आपके अनाज नहीं हुआ, ये लो अनाज, है ना। तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं था, इससे केवल क्या बढ़ रहा था, बोझ बढ़ रहा था, होना जाना कुछ भी नहीं है। जैसे नरेगा में सहायता मिल रही है, जो भी हेल्प से मिलती है ना, इससे कुछ नहीं होता। रोजगार दिया जाए, स्थायी समाधान दिया जाए, ये जितनी भी सहायता होती है वो अस्थायी होती है ना। अब इनके सामने दो ऑप्शन थे, गरीब किसान जल्दी विकास नहीं कर सकता, गरीब किसान क्या नहीं कर सकता, जल्दी कोई काम नहीं कर सकता। संपन्न किसान जल्दी काम कर सकते थे, कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? संपन्न किसान पैसे वाले होंगे, जमीन ज्यादा होगी, पानी की व्यवस्था होगी, उपकरण खरीद सकते हैं, रासायनिक खाद खरीद सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। ये काम कौन कर सकते हैं, संपन्न किसान। गरीब किसान तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ है, तो वो क्या करेगा। तो अपने पास किसान कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। एक तो कौन से, गरीब वाले, एक कौन से थे, संपन्न वाले। तो हरित क्रांति के जो जनक थे उनके पास कॉन्सेप्ट क्लियर था कि गरीब किसानों को तो इसमें ज्यादा जोर नहीं देना है, देना किसको है, संपन्न किसानों को, क्योंकि इनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं। इन्हें क्या क्या करना है वो देखो, देखो क्या क्या करना है इनको। एक तो कीटनाशक अपनाना है, क्या अपनाना है, कीटनाशक अपनाने हैं, है ना। एक एक चीज याद रखनी है,
रासायनिक खाद अपनाने हैं, रासायनिक खाद अपनाने हैं, ठीक है। इसमें मशीनीकृत खेती करनी है, मशीनों से खेती करनी है। ये बड़ा सवाल है बेटा, ये सारे बिंदु लिखने, इसकी डिटेल आपको करनी है ना। आप लिखेंगे हरित क्रांति की विशेषताओं में या हरित क्रांति में, तो इसमें आपको लिखना है कीटनाशक अपनाए, और फिर इसमें डिटेल लिखनी है कि कीटनाशक अपनाए जिससे विषाणु जीवाणु मर गए, पौधे खराब नहीं हुए और उत्पादन ज्यादा हुआ। जो फसल बर्बाद होती थी वो बर्बाद होने से बच गई। रासायनिक खाद अपनाए, तो जो सामान्य गोबर का खाद आता है उसमें उत्पादन होता है कम। हम सब किसान के बेटे, हम जानते हैं कि खेती कैसे होती है, नहीं भी तो 50% तो है ही है। तो जो गोबर का खाद होता है वो उत्पादन क्या देता है, कम। रासायनिक खाद उत्पादन क्या देता है, ज्यादा। मशीनों से खेती गई, आम आदमी से ज्यादा कमाता कौन है, मशीन। जल्दी खेती कहाँ होती है, मशीन से। फिर वैज्ञानिक खेती, वैज्ञानिक खेती। देखो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर, है ना, कृषि विज्ञान का बहुत बड़ा नाम हुआ है। कुछ सालों में कृषि वैज्ञानिक बहुत बढ़ गए हैं और ये कोर्स बहुत ज्यादा चलने लग गया है क्योंकि इसकी डिमांड आ गई है। पहले खेती कैसी होती थी, केवल सामान्य होती थी, आजकल वैज्ञानिक खेती होने लग गई है ना, और जबरदस्त डिमांड है। ऑर्गेनिक पौधे उगने लग गए हैं, मल्टीपर्पज काम होने लग गए हैं। गेहूं के साथ साथ पौधे, पौधों के साथ साथ फल, फलों के साथ साथ फूल। एक ही खेत के अंदर बहुत सारे उपजाऊपन के साधन वो जोड़ते हैं और उससे बहुत पैसा कमाते हैं। पशुधन भी वो रख रहे हैं, फूलों की खेती भी कर रहे हैं, दीवारों पर बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बीच में खेत बना रखा है अलग से और सप्लाई कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। ये खेती कौन सी हुई, वैज्ञानिक। यानी कि कौन सी खेती कैसे करनी है, वैज्ञानिक आधार एक एक मैं आपको बताता हूं। उसके बाद देखो फिर इसमें संकर बीज, संकर बीज अपनाए गए। आप सब समझते हो दो प्रकार के बीज होते हैं, एक तो देसी और एक संकर। संकर बीज वो होते हैं जो लेब में तैयार करवाए जाते हैं और इसमें उत्पादन का आधार बढ़ता है। संकर बीजों में फसल ज्यादा होती है, ध्यान से सुनना। संकर बीज में क्या होती है, फसल ज्यादा होती है, और देसी बीज में चारा ज्यादा होता है ना। ऐसे देख लो, संकर बीज में क्या होती है, फसल ज्यादा होती है, ठीक है। और देसी बीज में क्या होता है, चारा। देसी बीज में क्या होता है, ज्यादा चारा ज्यादा होता है, और फसल क्या होती है, कम। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। हमें तो क्या चाहिए थी, फसल चाहिए थी, क्योंकि हमें क्या बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, ना कि चारा ना। तो हमें क्या लेने चाहिए थे, संकर बीज लेने चाहिए थे, और भी इसमें सुधार किए। इन सब के कारण हमारा क्या बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया। क्या बढ़ा, उत्पादन, उत्पादन बढ़ा, जिससे हमने आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी, जिससे आवश्यकता की क्या कर दी, पूर्ति। आपने देखा होगा गेहूं के भाव 2000 से 1400 के बीच में ही होते हैं, और बहुत अच्छे गेहूं लो तो 2400-2500 लास्ट, है ना, इतने ही होते हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे भाई, इसलिए नहीं बढ़ रहे हरित क्रांति के कारण। और हमने 10 साल तक का कोटा कर रखा है। भारत में अगर अकाल पड़ जाए ना 10 साल भी, तब भी इतने गोदाम है, पूरा भारत खा सकता है। ये किसकी देन है, हरित क्रांति की देन है। आज हम दुनिया की लगभग सभी चीजें उगा लेते हैं, सभी चीजें लगभग जो पूरी दुनिया में उगती हैं, चाहे वो होते हैं ना हरे से बनाकर, है ना, आपने पढ़ा होगा उसमें हरित ग्रह प्रभाव, है ना, वो देख लें आप, मल्टीपर्पज फार्मिंग देख लें, सभी प्रकार के वैज्ञानिक सोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं। तो आजकल अगर देखें तो उत्पादन का आधार हमारा जो बढ़ा है उसका कारण क्या है, हरित क्रांति ही है। यहाँ अपना हरित क्रांति होता है संपन्न। अब एक एक चीज देख लो। कीटनाशक क्या है, कीटनाशक का मतलब होता है कीड़े मारने वाली दवाई। ये क्या काम करती है, जो बैक्टीरिया होता है, फंगल होता है, जो पौधों को खा जाता है। देखो पौधा हमने देखा है, गेहूं का पौधा देखा होगा, चने का पौधा देखा होगा,
ज्वार बाजरा इन सब के पौधे देखे होंगे। इनके पौधों में सबसे मेन चीज होती है पत्तियां। अगर इनकी पत्तियां मुरझा गई, पत्तियों को खा गए तो वो छण जाते हैं, चालनी टाइप में हो जाते हैं, उसमें से रेशे गायब हो जाते हैं। वो जो जानवर होता है, कीड़ा होता है, वो उसको खा जाता है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड का क्या करते हैं, उस पर छिड़काव करते हैं, तो वो जो कीटाणु है वो मर जाता है और पौधा सुरक्षित रहता है। पौधा सुरक्षित रहेगा तो उर्वरकता बढ़ेगी। समझ में आ रही है बेटा बात? रासायनिक खाद देखो, जो रासायनिक खाद होते हैं वो आवश्यकता से ज्यादा उर्वरकता देते हैं। कारण क्या है कि हमें ये पता होता है कि रासायनिक खाद में मात्रा होती है ज्यादा, पावरफुल खाद होता है ना। फिर देखो मशीनों के द्वारा खेती, आप देखो मशीनों के द्वारा खेती कर पाओगे तो ज्यादा कर पाओगे। आदमी के काम करने की कैपेसिटी है, मशीन के काम करने की कैपेसिटी नहीं है। आदमी थकता है, मशीन थकती ही नहीं है। ट्रैक्टर को 24 घंटे काम कर सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य 8-10 घंटे 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। वैज्ञानिक खेती, ये ध्यान से देखना। देखो वैज्ञानिक खेती में क्या क्या आता है। एक तो बदल बदल कर खेती, फसल चक्र इसमें पाया जाता है ना। हम जानते हैं बदल बदल कर खेती क्यों की जाती है, उर्वरकता बढ़ाए रखने के लिए। क्या बनाए रखने के लिए? उर्वरकता बनाए रखने के लिए, उपजाऊपन बनाए रखने के लिए। कोई बता सकता है कौन सी फसलें उगाई जाती है उर्वरकता बनाए रखने के लिए? उर्वरकता बनाए रखने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? नहीं, दालें, दलहन, याद रखना, दलहन। कैसे? देखो एग्जाम्पल देख लो। ये एक पौधा है ना, स्मार्ट लग रहा है। ये पौधा बना दिया अपन ने, इसका है चने का पौधा है ये, है ना। इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार से जड़ें होंगी इसकी। आप देखना जितने भी दलहन के पौधे होते हैं उनको यहां से कट किया जाता है, ना कि बाहर निकाला जाता है। ये वाला जो हिस्सा है वो जमीन के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। इसकी जो जड़ें होती है ना वो जमीन के अंदर ही रह जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? यहां पर होती है नाइट्रोजन। हम जानते हैं पर्यावरण में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ये पौधा पत्तियों के माध्यम से नाइट्रोजन को क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित करके कहाँ भेज देता है? जड़ों में। और जड़ों में जो गांठ सी बनी हुई नजर आ रही है ना आपको, ये सब नाइट्रोजन की गांठें हैं। पौधे ने कहां से ली? वातावरण से ली। वातावरण से कहां भेज दी? जड़ों में। अब आप देखो जो खुली नाइट्रोजन था वो सीधा कहाँ आ गया? जड़ों में आ गया। समझ में आ रही बात? जो खुला हुआ नाइट्रोजन था वो कहाँ आ गया? जड़ों में आ गया। और हमने जड़ बाहर नहीं निकाली तो हमारे जमीन में क्या आ गया? नाइट्रोजन की मात्रा आ गई और ये उर्वरकता बनी रहेगी। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि जमीन की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? दालों का बोना सुनिश्चित करते हैं। संकर बीज, संकर बीज लैब में तैयार किए जाते हैं। इनकी उर्वरक क्षमता क्या होती है? ज्यादा। बताओ बेटा क्या पूछना है? हरित क्रांति से कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। पूजा, निकिता, दीपक। ठीक है, अरे आवाज आ रही क्या? यस सर। पूछना है बेटा यहां से कुछ? ठीक है, अब इसमें 2-3 सवाल लिख लो फटाफट। लिखो हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखें। सवाल लिखो, हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखें। दूसरा सवाल लिखो, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे?
अगला लिखो, हरित क्रांति में क्या क्या बदलाव किए गए। हरित क्रांति के तहत, ऐसे कर लो, हरित क्रांति के तहत क्या क्या सुधार या बदलाव किए गए। हरित क्रांति के तहत क्या क्या सुधार या बदलाव किए गए। अब देखो भाई, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति 4 ही लाइनें हैं इसमें। तो आप में से अमूल का एडवर्टाइज देखा क्या आपने? अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना, वो बच्ची सी आती है। हाँ, और क्या डायलॉग है उसका, स्लोगन क्या है उसका? फिर काहे का एडवर्टाइज देखा जब स्लोगन याद नहीं है तो? स्लोगन था अटरली बटरली डेलिशियस, याद रखना है। अब की बार आए ना तो देखना, अटरली बटरली डेलिशियस। अब ये याद रखना है ना। जैसे कोको कोला का क्या है, तूफानी करते हैं, तूफानी के चक्कर में छत पे चढ़ के कूद मत जाना, है ना। सलमान खान शाहरुख खान कहता है कि ऐसा हो जाएगा। ऐड इसलिए किए जाते हैं ताकि लोग प्रेरित हों, है ना। तो ये श्वेत क्रांति के अमूल दूध का डायलॉग है। किसका है? अमूल का। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या है, श्वेत क्रांति कौन से में हुई? 1970 में। किस नाम से थी? ऑपरेशन फ्लड, इसका नाम था। हाँ, ऑपरेशन फ्लड ही है, ऑपरेशन फ्लड नाम था इसका। ठीक है। और ये कहाँ चला था? आणंद गांव, गुजरात। आणंद गांव गुजरात में। बस इतनी बातें याद रखनी है। इसके जो जनक है वो है वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, ये इसके जनक हैं। ये लो, आपकी श्वेत क्रांति भी खत्म। देखो क्या क्या है यहाँ पर। हाँ, देखो क्या क्या है। श्वेत क्रांति पढ़ रहे हैं, अभी कौन सी पढ़ी थी? हरित क्रांति पढ़ी थी। श्वेत क्रांति में क्या हुआ कि गुजरात के एक जगह है आणंद गांव, यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया 1970 के दशक में। ये सवाल भी बोर्ड ने पूछा हुआ है, ये सवाल भी बोर्ड ने पूछा हुआ है, और ये सवाल भी बोर्ड ने पूछा हुआ है। तो ये तीनों ही बातें याद रखनी है आपको। आ चुके हैं ये तो पहले से ही। आपसे पूछा जाएगा श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? वर्गीस कुरियन हैं। कौन से गांव में चला ये प्रोग्राम? आणंद गांव गुजरात में चला। ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन फ्लड था। और इससे डेयरी बनी, दुग्ध का उत्पादन बढ़ा, और जो डेयरी बनी वो कौन सी बनी? अमूल। डायलॉग तो आपको याद है ही, अमूल दूध पीता है इंडिया। हर वो प्रोडक्ट का एक ऐड है। जैसे मान लो डेयरी मिल्क का है ना, आपने देखा होगा, वो लेडीज बैठी रहती है और वो बच्चा खा रहा होता है, उसको छड़ी नहीं पकड़ाता, फिर वो उठती है। तो कई बार कहते हैं कि कुछ करने से अच्छा है कुछ ना किया जाए। ऐसे ही हर प्रोडक्ट के स्लोगन बने हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही अमूल का स्लोगन क्या है? अटरली बटरली डेलिशियस। आपको ये याद रखना है। पूछ सकता है कि अमूल दूध का जो प्रोडक्ट है या अमूल का जो डायलॉग है वो क्या है, तो अपनी किताब में दे रखा है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। ठीक है। और आप जानते हो दूध की भी समस्या हमारे साथ रहती ही है। अभी तो हम सरप्लस है, मांस में भी हम दुनिया में नंबर रखते हैं, बहुत ज्यादा मांस हमारे यहाँ से उत्पादन होता है। दूध में भी हम सरप्लस ही हैं। अभी नंबर टॉप तो नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी में आप देखना हमारा नंबर उच्च में ही है दूध में। इतनी बातें समझ में आई बेटा। अब सवाल उठता है कि ये ऑपरेशन फ्लड आया क्यों, क्या वजह थी? देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या थी रोजगार की। इन क्षेत्रों में दिक्कत क्या थी? रोजगार की। और ये कैसा है? बहुउद्देशीय प्रोग्राम है। क्या है? बहुउद्देशीय प्रोग्राम। और आप जानते हो
ऐसे प्रोग्राम जिनका उद्देश्य एक से ज्यादा हो, क्या प्रोग्राम कहलाता है? बहुउद्देश्य प्रोग्राम कहलाता है। गुजरात में या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आप जानते हो हालात विषमकारी होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, दूर दूर तक लोग रहते हैं। पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाके यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही थी कि रोजी रोटी कैसे चलाई जाए। तो कुछ लोगों ने मिलकर क्या चलाया, एक प्रोग्राम चलाया जिसमें पशुधन के द्वारा दुग्ध उत्पादन का उद्देश्य इन्होंने रखा। साथ साथ इसमें क्या रखा, एक तो दुग्ध का, एक रोजगार का और एक विकास का। देखो विकास तो कैसे होगा, स्थायी, लगातार होगा ना। रोजगार मिलेगा किससे? दूध से, और दूध का उत्पादन हो ही रहा है। तो ये केवल दूध का उत्पादन की योजना नहीं थी कि केवल दूध अब अपन पैदा करेंगे, बेचेंगे और काम खत्म हो जाएगा। नहीं, ये स्थायी विकास की योजना थी कि इससे एक तो समृद्धि मिलेगी, पहचान मिलेगी, और जिन महिलाओं ने मिलकर इसको किया वो स्थायी विकास को भी प्राप्त करेंगी। एक प्रकार से ये एनजीओ टाइप में काम कर रहे थे और स्थायी विकास की तरह ये काम कर रहे थे। यही क्या है? श्वेत क्रांति है। लिख लो, श्वेत क्रांति पर टिप्पणी लिखें। श्वेत क्रांति पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। दूसरा लिखो, श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? आंसर क्या आएगा? दुग्ध से संबंधित थी। फिर अगला लिखो, अमूल दूध से संबंधित स्लोगन कौन सा था? अमूल दूध से संबंधित स्लोगन कौन सा था? तो अटरली बटरली डिलीशियस था। फिर अगला लिखो, ऑपरेशन फ्लड, ये काम के हैं तीनों ही सवाल, बोर्ड ने पूछे हुए पहले भी, आपको ध्यान रखना है। अटरली बटरली, सॉरी, ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया? 1970 के दशक में, 1970 में, ठीक है ना। क्या है ये? ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये और जोड़ लेना इसमें, बहुउद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम। फिर गांव कौन सा था? आनंद गांव है। और जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, टाइम। कुछ पूछना हो तो बताओ। आशा, पूछना है बेटा कुछ? नो सर। ठीक है, अपनी क्लास कंप्लीट है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसमें आप देख लेना, कुछ बचा हो तो कल इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और कोई टॉपिक बचा हो तो देख लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के विदेश संबंध।